हमारे साथ जुड़ रहे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दुनिया भर से क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं सर? धन्यवाद। ब्रज उंगलियों पे दुनिया में आपका स्वागत है। बीते 24 घंटे में तीन कम से कम ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए हैं जो भारतीय बाजार को भी और दुनिया के बाजारों में खासी उथल पुथल लेकर आएंगे। और हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा घटनाक्रम आया है पूर्वी यूरोप से। रूस का ड्रोन पोलैंड में दाखिल हुआ है। वारसा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। पोलैंड और नेटो की एयरफोर्स अलर्ट हो गई है। दरअसल रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर भारी एयर स्ट्राइक की थी आज कल रात में, भारतीय समय के अनुसार। भारी नुकसान की सूचना है। मॉस्को ने जंग तेज कर दी है और अब पोलैंड को का इस जंग में भागीदारी होना या नाटो की सक्रियता अगले 24 घंटों में यूरोप की पूरी राजनीति के लिए और दुनिया के बाजारों के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच बर्फ पिघलने के संकेत हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका को स्वाभाविक भागीदार बताया है। व्यापार संधि पर फिर चर्चा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय समुदाय से कहा है, एक तरफ ये बातचीत के संकेत आज सुबह मिले भारत के पक्ष की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय समुदाय से कहा है कि वो भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाएं ताकि पुतिन को जंग से रोका जा सके। तो इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि डिप्लोमेटिक संतुलन या कूटनीति किस दिशा में जा रही है। लेकिन जो तीसरी और सबसे बड़ी खबर है जिसका असर हमें कच्चे तेल बाजार पर दिखाई दिया, वो था कि इसराइल ने अब गाजा और फिलिस्तीन के इलाकों से बाहर निकलकर कतर में दोहा में हमास की बैठक पर हमला किया है। और इसके बाद मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। सऊदी और अमीरात ने इस संप्रभुता का उल्लंघन माना है। तेल की कीमतें मजबूत हुई हैं। इसराइल ने दावा किया है कि ये हमले अमेरिका के इशारे पर हुए। अमेरिका ने बताया था कि यहाँ बैठक चल रही है और हमास नेता खलील अल हया टारगेट पर थे। आज दिन में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया होने की संभावना है। हालांकि कल व्हाइट हाउस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे शांत करने की और ये कहा और इस पर आपत्ति जताई। लेकिन इसराइल ने अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर, फिलिस्तीन की सीमाओं से बाहर निकलकर बाकी अरब देशों को निशाना बनाया है। कैसी इसकी प्रतिक्रिया होगी, इस पर आज बाजार पर असर रहेगा। कच्चे तेल की कीमतों में कल से थोड़ी मजबूती दिखाई दी है। इधर गाजा में इजरायली ऑपरेशन पर कतर, टर्की और इजिप्ट की तीखी प्रतिक्रिया आई। अगली खबर भारत के पड़ोस से है। नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई हैं। कई घरों में आग लगाई गई है। और नेपाल की परिस्थिति अब फिलहाल अभी वहां की सरकार और प्रशासन के नियंत्रण में नहीं है। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाक्सिन श्रीनिवासरा को जेल भेज दिया गया है। भ्रष्टाचार के केस में उन्हें सजा मिली। एक और बड़ी खबर जिस पर आज बाजार की निगाह रहेगी, हालांकि फैसले और विचार में अभी 2-3 महीने लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है कि वो ट्रंप के टैरिफ की कानूनी वैधता पर विचार शुरू करेगा। यह ऑफिशियल अपील थी जिसे कोर्ट ने मान लिया है। इस अपील के मंजूर होने के बाद जो अक्टूबर से कोर्ट का सेशन शुरू होगा उसमें इसे लिस्ट किया जाएगा। और ऐसे संकेत है कि नवंबर के पहले सप्ताह में बहस और सुनवाई की संभावना है। इधर यूएस कांग्रेस ने जेफरी एप्स्टीन की प्रमुख अर्थशास्त्री और प्रमुख और चर्चित अपराधी था जेफरी एप्स्टीन, उसकी बर्थडे बुक में के दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का कथित लेटर भी है जिसे सार्वजनिक किया गया। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने और व्हाइट हाउस ने इसे मानने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि असली नहीं है। फ्रांस में राजनीतिक उठापटक के बीच राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने रक्षा मंत्री और अपने करीबी सेबेस्टियन लोकर्नो को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। अब चलते हैं आर्थिक दुनिया में जहां भी खबरों की कमी नहीं है बाजारों को। और आज ग्लोबल बाजार इन ग्लोबल कूटनीतिक खबरें, सुरक्षा संबंधी खबरें, युद्ध के साथ 2-3 बड़ी आर्थिक खबरों से भी प्रभावित होंगे। फेडरल रिजर्व की तरफ से 3 रेट कट के संकेत आ रहे हैं। बाजार ऐसा मान रहा है कि कम से कम 3 बार फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। और 2% की जो महंगाई की का लक्ष्य है उसे थोड़ा इग्नोर करके 3% की महंगाई को नया आधार माना जा सकता है। इधर अमेरिका में कल सनसनीखेज आंकड़े आए। अमेरिका में रोजगार वृद्धि के आंकड़े रिव्यू किए गए और उनमें भारी गिरावट आई। संशोधित आंकड़े में पिछले एक साल में 10 लाख रोजगार कम जुड़े, जबकि पिछले आंकड़ों में करीब 9 लाख, 11 हजार, 10 लाख के आसपास रोजगार बढ़ने की सूचना थी। यानी कंपनियों ने गलत जानकारी दी है। और इसके बाद अर्थव्यवस्था में रोजगार का संकट गहरा गया है क्योंकि ये आंकड़े पिछले साल के हैं और टैरिफ इस साल से लागू हुए हैं। तो बाजार में माना जा रहा है कि अब बेरोजगारी की स्थिति पिछले साल की तुलना में और ज्यादा जटिल हो सकती है क्योंकि अप्रवासी भी अमेरिका से बाहर भेजे जा रहे हैं। यह आंकड़ा कल जब आया तो बाजार को थोड़ा इसे संभालने में मुश्किल हुई। आज इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी देखना होगा। अमेरिका के छोटे उद्योगों के ऑर्डर और बिक्री में थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सबकी निगाहें
फेडरल रिजर्व के आने वाले फैसले पर हैं। इधर मॉस्को ने तेल निर्यात में कटौती का संकेत दिया है और G7 की तरफ से प्राइस कैप के की जो तैयारी की गई उसका विरोध किया है। फ्रांस में राजनीतिक संकट के बीच में देश का डेट टू जीडीपी रेशियो ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। फ्रांस और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज संकट के शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। दुनिया के कार बाजार में बड़ा उठा बड़े बड़ा बड़ी उठापटक है। यूरोप की ऑटो कंपनियां चीन में टैरिफ और प्राइस वार के कारण दबाव में है। उनके लिए चीन के बाजार में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। चीन की इंडस्ट्रियल रिकवरी धीमी है। ताजी जो आंकड़े आए हैं, सरकार वहां एक नए प्रोत्साहन पैकेज की तैयारी कर रही है। चीन के शेयर बाजार में पर इस तैयारी का असर देखा जा सकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि कमोडिटी बाजार में क्रूड पर सबसे ज्यादा निगाहें थी। दोहा हमले के बाद क्रूड ऑयल में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई और उसके बाद जो यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ है और यूरोप के बाकी हिस्सों में जिस तरीके का तनाव है, उससे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है और इससे कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती रहेगी। 66 से 67 डॉलर के आसपास क्रूड इस समय सुबह ट्रेड कर रहा है। HSBC ने भी कहा है कि ओपेक ने अपने जितनी प्रोडक्शन कटौती की थी पिछले दिनों में वो सारी वापस ली जा सकती है, यानी क्रमशः ओपेक उत्पादन और बढ़ा सकता है आने वाले दिनों में। तो ये दो परस्पर विरोधी खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कच्चे तेल की कीमत में तेजी और मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि के उत्पादन में बढ़ोतरी से कीमतों पर दबाव रहेगा। सोना चमक रहा है, रिकॉर्ड हाई पर है, $3700 पर पहुंच गया। सुबह थोड़ी सी नरमी आई थी लेकिन अभी भी 3600 3700 के बीच है। चांदी रिकॉर्ड मजबूती पर है और स्विस एशिया कैपिटल ने तो ये कहा है कि अगले कुछ साल में सोना $8000 होगा। ये हाल फिलहाल में आया सबसे उत्साही और सबसे बड़ा आकलन है कि सोने की कीमत अगले कुछ वर्षों में $8000 तक जा सकती है। हाँ, डॉलर पर दबाव बना हुआ है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के लिए एक अच्छी सूचनाएं नहीं है। एक तो खराब जॉब डेटा आया, रिवीजन हुआ, उसके बाद अब डॉलर ब्याज दर घटने की संभावना है, जिससे डॉलर इंडेक्स और टूटा है, 97 98 के आसपास है और आने वाले दिनों में अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और ज्यादा बढ़ सकती है। रुपया थोड़ा स्थिर है आरबीआई की दखल से। ये इनमें आज हमें सुबह मजबूती दिखाई दी है। क्रिप्टो बाजार में दो तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं। स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनी फिगर टेक्नोलॉजीज ने अपने आईपीओ का साइज बढ़ा दिया है और ज्यादा पैसा जुटाने की कोशिश की है। रिपल ने स्टेबल कॉइन कंपनी रिपल ने स्पेन के बीबीवीए बैंक से साझेदारी की है और वहां पर स्टेबल कॉइन सेवाएं और क्रिप्टो सेवाएं शुरू करने की योजना है। अमेरिका का रेगुलेटर CFTC, जो कि कमोडिटी रेगुलेटर है, वो अमेरिका में विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज की स्थापना को भी मंजूरी दे सकता है। इसके लिए नए नियमों की तैयारी चल रही है। अ, तकनीकी बाजार से कॉर्पोरेट बाजार से सबसे बड़ी सुर्खी एप्पल के आईफोन 7 एयर और बाकी रेंज के लॉन्च की खबर थी। स्लिमेस्ट फोन, सबसे पतला फोन एप्पल ने जारी किया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। हालांकि कीमतों को लेकर बाजार बाजार उतना उतना संतुष्ट नहीं है। मेरे माना जा रहा है कि कीमतों की दृष्टि से उत्पाद उतना आकर्षक नहीं दिख रहा है। इधर वॉलमार्ट ने अफ्रीका में अपना पहला स्टोर खोला है। भारत में दो महत्वपूर्ण खबरें जो बाजारों को आज प्रभावित करेंगी। एक तो जैन स्ट्रीट केस में सैट ने सेबी से जवाब तलब किया है। जैन स्ट्रीट सेबी के फैसले के खिलाफ सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गई थी और वहां सैट ने सेबी पर तमाम सवाल उठाए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सेबी ने जैन स्ट्रीट को वो दस्तावेज क्यों नहीं दिखाए, इनके आधार पर उस पर कार्रवाई की गई थी। 3 सप्ताह में सेबी जवाब देगी। इधर सेबी ने जैन स्ट्रीट के मामले में जांच और ज्यादा तेज कर दी है। यह घटनाक्रम चर्चा में रहेगा। एक महत्वपूर्ण उलझन जो कारोबारियों के लिए और कंपनियों के लिए जीएसटी रेट को लेकर थी, जब से जीएसटी में रियायतों का ऐलान हुआ है जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद से, वो ये था कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उस पर एमआरपी कैसे तय किया जाए, क्योंकि उस पर पहले से एमआरपी प्रिंट है और अब टैक्स के रेट कम हो गए हैं। तो सरकार ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि एमआरपी को बदला जाएगा और उसके ऊपर नए एमआरपी के स्टिकर लगाए जाएंगे। तो अब जो नया सामान, जो जीएसटी की नई दरें हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को बाजार में जारी करने का रास्ता साफ हो गया। इसमें सुविधा बन गई। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अगले 24 घंटे में पोलैंड और रूस के टकराव को लेकर है। तरह तरह की खबरें ईस्टर्न यूरोप से निकल कर आ रही हैं कि रूस के ड्रोन्स ने पोलैंड की सीमा का अतिक्रमण किया है। पोलैंड की तरफ से सक्रियता दिखाई गई है। तो एक महत्वपूर्ण खबर है जिसका असर में दिखाई देगा। और रूस ने युद्ध का विस्तार कर
किया है, रूस ने जंग और ज्यादा बढ़ा दी है। एक तरफ शांति की कोशिशें चल रही हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमले बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की और यूरोप की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी, ये देखना होगा। और इसी प्रतिक्रिया से जुड़ा होगा वो मुद्दा जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल यूरोपियन यूनियन से भारत और चीन पर नए टैरिफ लगाने के लिए या सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने के लिए कहा। ये आज का बड़ा घटनाक्रम है। दूसरी तरफ दोहा और इजराइल हमले से मध्य एशिया में फिर से तनाव बढ़ रहा है। बाजार बेसब्री से और बेचैनी से सऊदी, कतर और अमीरात की प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर अभी तक इसराइल और फिलिस्तीन के इस पूरे संघर्ष में अरब देशों ने अपने आप को पूरी तरह से दूर रखा है। और अगर ये सारी चीजें होती हैं तो क्रूड की प्राइस के ऊपर दोनों तरफ से दबाव बनता दिखाई दे सकता है। और इधर फेड की तरफ से रेट कट के जो सिग्नल आना शुरू हुए हैं, उससे अमेरिकी बाजारों में खास तौर पर रैली या तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो उंगलियों पे दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। वापस चलते हैं ब्रज के पास, नोएडा स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए।